महाराष्ट्र विधान परिषद शतक महोत्सव के दौरान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के विधानसभा के संयुक्त सदन में पहुंची और वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद के गौरव पर चर्चा की। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के दोनों सदनों को संयुक्त तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि देश का मूल्य कितना बड़ा है और किस तरीके से देश लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित तमाम सारे सहयोगी मंच पर उपस्थित रहे। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोशिश ये की गई कि राष्ट्रपति को महाराष्ट्र का गौरव किस तरीके से है और कैसे ये सरकार आगे लेकर जा रही है, इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आज मंत्रालय के सामने शक्ति विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और सुप्रिया सुले भी मौजूद थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से विधान भवन और विधान परिषद से शक्ति विधेयक कानून पास हो चुका है, लेकिन अभी राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से इस कानून को मंजूरी नहीं मिली है और इसी मुद्दे को लेकर एनसीपी के नेताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन निकाला गया था और सरकार को, प्रशासन को घेरने की पूरी कोशिश की गई। उनकी मांग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित शक्ति विधेयक को मंजूरी दे, जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार अपराध के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो प्रशासन और राज्य सरकार दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अभी महाराष्ट्र के बदलापुर में एक बड़ा घटना घटित हुआ था और उसके बाद से ही लगातार कड़े कानून बनाने की जो मांग है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जिससे महाराष्ट्र में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति की तरफ से शक्ति विधेयक को मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो गया और सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सबसे पहले सदस्य बनाया है, यानी कि सदस्यता का नवीनीकरण किया। इसके साथ ही मोहन यादव मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने आज सदस्यता ली। इसके साथ साथ तमाम पदाधिकारियों ने आज ही सदस्यता ली है और कुछ ही समय में लाखों कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, जिसके लिए 41 लाख डिजिटल कार्यकर्ता यानी जो बूथ कार्यकर्ता हैं वो 64,000 बूथों पर सदस्य बनाएंगे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री की अपील को दोहराते हुए कहा है, कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि युवा और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें और जो बीजेपी के मतदाता हैं जिन लोगों ने चुनावों में उनको मतदान दिया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं और मध्य प्रदेश में एक सदस्यता को लेकर इतिहास बनाएं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि झंडा आपके पास है और डंडा मुझे दिया है, यानी कि कानून का राज चलेगा मध्य प्रदेश में। तमाम सारी योजनाएं बताते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से जो योजनाएं चल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी विकास को किस तरह से मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट कर रही है उसको उन्होंने सदस्यों को बताया और उम्मीद जताई है कि मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर एक नया इतिहास बनेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। जातीय जनगणना आरक्षण और अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले जाने को लेकर
नीतीश कुमार ने अपने वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी को पार्टी दफ्तर भेजा। विजय चौधरी ने इन तीनों मुद्दों पर सफाई दी और तकनीकी तौर पर एक एक पहलू की जानकारी दी। विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि जातीय गणना नीतीश कुमार की सोच थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जातीय गणना कराया गया। ये बात सही है कि हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल, सोच और इस निर्णय पर सभी दल सहमत थे। इसमें हम कोई छिपाना नहीं चाहते। सब दल तो सिर्फ सहमत थे। ये सोच और गरीबों को हक दिलाने की बात की शुरुआत, पहल और निर्णय ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का। दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे पर जिस अंदाज में आरजेडी हमलावर है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं और आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, इसका भी जवाब देते हुए विजय चौधरी ने तकनीकी तौर पे कहा कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद विधायिका से पास ये कानून रद्द माना जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानून बहाल कर दे उच्चतम न्यायालय, फिर हम लोग उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात करेंगे, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी का भी मुद्दा छाया हुआ है। सवर्ण सेना ने पटना में पोस्टर लगाकर अशोक चौधरी का विरोध किया तो विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि सवर्ण सेना को हम नहीं मानते हैं, हम सिर्फ भारतीय सेना को मानते हैं। अरे हम कह ले कि हमारी कोई अपनी सेना हो गई तो सेना होती है, लेकिन सेना सिर्फ देश की होती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार में आरक्षण का मुद्दा काफी जोरों पे है। बात करें तेजस्वी यादव की या लालू प्रसाद यादव की तो आरक्षण को लेकर के काफी मुखर नजर आते हैं। कभी तेजस्वी यादव तो लगातार आरक्षण को लेकर के हमला कर रहे हैं, बीजेपी हो या जदयू हो, एनडीए के ऊपर लगातार हमला करते नजर आ रहे हैं। कल अपने ट्विटर पोस्ट पे लालू प्रसाद यादव ने भी पोस्ट किया, उस पे लिखा था कि आरएसएस और बीजेपी को कान पकड़ करके आरक्षण, पिछड़ा आरक्षण हम दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो मुद्दा है आरजेडी के तरफ से काफी जोरों से उठाया जा रहा है, लेकिन इसके जवाब में आज बीजेपी के जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण का कोई विरोधी है तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस है। जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी आरक्षण पे और मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट पेश किया था, तो इसका विरोध करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जबकि बीजेपी की बात करें, आरएसएस की बात करें तो जनसंघ के जमाने से ही ये पिछड़ा आरक्षण के हम लोग सपोर्टर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो इसका प्रमाण भी देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी पिछड़े आरक्षण को सपोर्ट करती है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या ये मुद्दा 2025 के विधानसभा चुनाव तक जोर पकड़ती है या फिर बीजेपी इसका जवाब देती रहेगी। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। सोमवार देर शाम झारखंड बीजेपी चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का समर्थन बीजेपी ने किया। हेमंत सरकार की इस योजना की लगातार आलोचना जो है वो बीजेपी करती जा रही थी। आलोचना के अपने अपने तर्क थे, लेकिन कल बैठक के बाद साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ये योजना अच्छी है, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो इससे भी ज्यादा राशि जो है वो लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में लगातार हो रही मौतों पर भी कहीं न कहीं इस बैठक में चर्चा हुई। जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, जो लोग इस घटना में मृत हुए हैं, उनके परिजनों को बीजेपी अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करेगी। और एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी हुई कि चुनाव में जो गठबंधन बनेगा उसमें एजेएसयू और जेडीयू इन दो दलों के साथ बीजेपी झारखंड के स्तर पर बात करेगी। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये साफ तौर पर कह दिया
कि चिराग पासवान की पार्टी के बारे में, गठबंधन में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, ये तमाम बातें दिल्ली के स्तर पर होगी। जाहिर है चिराग पासवान को दिल्ली के भरोसे छोड़ दिया गया है और विधानसभा चुनाव में उम्मीद कम ही की जानी चाहिए कि चिराग पासवान को कोई बेहतर मौका यहाँ मिल पाएगा। कुल मिलाकर समिति की बैठक के बाद कई चीजें साफ हुई कि विधानसभा चुनाव में आखिर बीजेपी किस तरह से जाना चाहती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दरअसल हेमंत सोरेन का कहना है कि एक औपचारिक मुलाकात ये थी, क्योंकि राहुल गांधी से काफी दिनों से उनकी जो मुलाकात है वो लंबित थी, तो इसी तरह आज उन्होंने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसमें बताया जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है झारखंड के अंदर, जो साल के अंत में होने हैं, सीट बंटवारे को लेकर कैसा परफॉर्मेंस सरकार का राज्य के अंदर चल रहा है, लोगों का क्या कहना है, इन तमाम मुद्दों पर भी डिस्कशन राहुल गांधी और खड़गे के साथ हुआ है। साथ ही साथ सोरेन ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा है वो उसका जो दौर है वो शुरू होगा और जल्द ही हम लोग जो सीट बंटवारा है उसको तय कर लेंगे और जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक की सरकार ही दोबारा बनने जा रही है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन को लेकर भी राहुल गांधी के द्वारा हेमंत सोरेन से पूछा गया है कि क्या उनके जाने से कोई ज्यादा प्रभाव इन चुनावों पर पड़ेगा या फिर नहीं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में झारखंड के अंदर है उसमें इंडिया अलायंस गठबंधन जीत दर्ज कर पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पिछले दिनों बड़ोदरा में बाढ़ आई और बड़ोदरा शहर का हाल बेहाल हो गया। विश्वामित्री नदी ने कहर बरपाया और शहर का आधे से अधिक इलाका विश्वामित्री के पानी में डूब गया। उसके बाद बड़ोदरा वासियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती गईं। पूरा शहर पानी में डूबा रहा। लोग परेशान उठे 3-3, 4-4 दिनों तक लोग पानी के कारण अपने घरों में बंद रहे। उसके बाद अब लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा है। बड़ोदरा के कई इलाकों में सोसाइटियों के बाहर राजनीतिक दलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले बोर्ड लगा दिए गए हैं। कई मंत्रियों के सामने हो हल्ला किया गया है और उनको सोसाइटियों से खदेड़ा जा रहा है। कई मंत्रियों के सामने नाराजगी व्यक्त की गई और सोसाइटियों के सामने स्पष्ट बोर्ड लगा दिए गए हैं कि जिस प्रशासन ने, बड़ोदरा के प्रशासन ने लोगों की मुसीबत के वक्त मदद नहीं की, उस प्रशासन के अधिकारियों और मंत्रियों को यहाँ आना प्रतिबंधित है। तो बड़ोदरा वासियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई देने लगी है। बड़ोदरा में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने रेप से संबंधित बिल पास करा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिल के पास होने के बाद भी क्या डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी या इसे खत्म कर दिया जाएगा। मैंने कई डॉक्टरों से बात की और समझने की कोशिश की। डॉक्टर कहते हैं कि जब तक पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा नहीं ले लेते हम लोग, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पे नहीं आता है या फिर रेजिग्नेशन नहीं देता है, हम लोग यहाँ पे दिन रात बैठे रहेंगे। हम लोग नहीं हटेंगे या फिर हम लोग को अलाउ करते हैं उनसे मीट करने के लिए या फिर खुद आता है, हम लोग का ये चलेगा। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर ये मानते हैं कि ममता का ये बिल ध्यान भटकाने के लिए है और डॉक्टरों के आंदोलन को नई दिशा देने को है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पुलिस कमिश्नर इस्तीफा नहीं देते तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राज्य कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने सभी को प्रोडक्शन वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। 11 सितंबर को सभी राज्य कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाएंगे।
आपको बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक सहित 5 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है, जिस पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब जब 11 सितंबर को सभी अदालत में पेश होंगे, उसके बाद देखना होगा कि उस मामले में आगे क्या कुछ किया जाता है। वहीं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली हुई है, जबकि दुर्गेश पाठक इस मामले में अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाकी सब तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है और 11 सितंबर को इनकी पेशी है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 11 सितंबर के लिए राजधानी कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब देखना होगा दोनों मामले में जब अरविंद केजरीवाल राजधानी कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के युवाओं का विदेश जाने का सपना पूरा हो रहा है। पीएम मोदी की काशी से कई युवा हैं जिन्हों जॉब ऑफर किया गया है और विदेश जाने का सपना उनका पूरा होता नजर आ रहा है। योगी सरकार की पहल पे वाराणसी में जॉब फेयर लगाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सेदारी की और उन्हें नौकरी करने का अवसर भी मिला। देश की नामी गिरामी कंपनियों ने जॉब फेयर में हिस्सा लिया और युवाओं का इंटरव्यू लिया और उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार ऑफर किए। वाराणसी में पिछले 2 दिनों के अंदर करीब 2000 युवाओं ने जॉब फेयर में हिस्सा लिया, जिसमें से करीब 550 युवाओं को जॉब ऑफर किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि इसमें से कुछ युवाओं को जापान और चेकोस्लोवाकिया में नौकरी का ऑफर मिला है। वहीं 16 ऐसे युवा थे जिन्हें विदेश में काम करने का मौका मिल रहा है। बाकायदा कंपनी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बाद जो युवा थे उन्हें जॉब ऑफर किया गया। यहाँ युवाओं ने हिस्सेदारी की, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया जॉब फेयर में और उसके बाद अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अपने क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू में अपनी क्षमता और योग्यता का परिचय दिया। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें जॉब ऑफर किया। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। चुनावों की सरगर्मियां बढ़ते ही अब आरोप और प्रत्यारोप के जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो है आमने सामने आ गए हैं। नेंका के उमर अब्दुल्ला ने सीधा आरोप लगाया है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है राम माधव के संपर्क में है और वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जाए। और वहीं पर पीडीपी का कहना है कि नेंका के उमर अब्दुल्ला ही थे जो लगातार पहले बीजेपी के संपर्क में थे और उनके साथ सरकार का हिस्सा भी रहे हैं और वो इनके साथ अभी भी सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं पर पूर्व में देवेंद्र सिंह राणा जो नेंका के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, उन्होंने दावा किया है कि 2014 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उनके पास 15 सीटें थी और तब वो बहुत कोशिश में थे किसी तरह से भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, लेकिन इसमें असफल रहे। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 35 को निरस्त किया गया, उसके बाद भी तब से लेकर 2021 अक्टूबर तक भी कई बार कोशिश की गई नेंका द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, कि किसी तरह से भाजपा से कोई गठबंधन हो जाए और वहां पे सरकार बनाई जाए। लेकिन अब इस तरह की जो अटकलें और बातें सामने, इसको देख के लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में इस बार जितने भी फेरबदल हुए हैं, जितने भी नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, इस बार या तो वो पार्टी की जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे या अपनी ही पार्टी जिसका वो एक बार किसी उस पार्टी का वो एक हिस्सा रहे हैं, उस पार्टी को हार की कगार पे खड़ा कर देंगे। विकास अब्रोड, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। इंदौर में एक 34 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया है। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे अगवा करके एक गोडाउन में ले जाया गया जहां की टीवी पर अश्लील फिल्म दिखाई गई और उसके साथ अपराध कृत्य भी किया गया, गैंग रेप किया गया, यहाँ तक कि उसे निर्वस्त्र करके और नाचने को भी मजबूर किया गया। पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि महिला और आरोपी पहले से परिचित हैं, इसलिए सारे बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी। 5 आरोपियों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है और विस्तृत जांच के बाद ही विभिन्न धाराओं में 5 आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि उसके जो एक स्क्रैप व्यापारी है, उसके साथ जो 4 व्यक्ति अन्य आरोपी हैं, इन 5 लोगों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया, अश्लील हरकतें की गई है। इस पर से थाना खराड़िया में गैंगरेप का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये आपस में पूर्व के परिचित है। अब किस तरह से ये जो घटनाक्रम की जो रिपोर्ट लिखाई गई है, उस पर से एफआईआर रजिस्टर किया कर जो इन्वेस्टिगेशन तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज के फूलपुर के इफ्को में आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो इफ्को में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, साथ ही में रोजगार मेले का भी उद्घाटन करेंगे। उस मेले में वो लगभग 550 करोड़ का ऋण वितरण भी करेंगे। साथ ही में आपको बता दें योगी आदित्यनाथ 400 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही में मोबाइल, टैबलेट जैसी चीज़ों का वो वितरण भी युवाओं को करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।